तो स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने कल भूगोल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। भूगोल के अंतर्गत हमने सबसे पहले खगोल विज्ञान, जिसे कि एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा था। चलिए सबसे पहले उसका हम पहले छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले कल पढ़ा था कि ब्रह्मांड का अध्ययन ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। और ब्रह्मांड की परिभाषा अगर देखें तो दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड ही ब्रह्मांड कहलाते हैं। ब्रह्मांड जो है हमारा धीरे धीरे विस्तारित हो रहा है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड नियमित गति से विस्तारित होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ब्रह्मांड में हमारे असंख्य तारे हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में तारों की संख्या असंख्य होती है। तारों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है। अब अगर तारे की परिभाषा देखें तो तारा वो होता है, ऐसा आकाशीय पिंड होता है जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। तारा बनने की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो तारे होते हैं, तो तारा बनने से पहले वे सबसे पहले अपने विरल अवस्था में रहते हैं। विरल गैसों के रूप में, विरल गैस के गोलों के रूप में विद्यमान रहते हैं। जब विरल गैस के जो गोले हैं वो केंद्रित होकर आपस में पास पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान, जैसे कोई भी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कोई भी चीज़ अगर पास में आती है तो उसमें संकेंद्रण होता जाता है। मतलब अगर कोई चीज़ पास पास, जैसे हम अगर ये डॉट कर रहे हैं, ये अगर पास पास करते जाएंगे तो ये आपस में केंद्रित होकर घने बादल के समान छा जाते हैं। जैसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे सर्पिलाकार आकार में ऐसे होते जाते हैं। तो घने बादल के समान जो ये छा जाते हैं तो इसे ही निहारिका को नेबुला भी कहा जाता है। जब ये नेबुला में संलयन विद द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ होती है तो वह तारों का रूप ले लेती है। तारों में जो है हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। ये जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में संलयित होता है सबसे पहले तो। और ये जो तारे में ईंधन होता है, तारे के अंदर जो ईंधन पाया जाता है वो किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। ये जो तारे के अंदर ईंधन पाया जाता है तो वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारों का जो रंग होता है वो उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि तारों के पृष्ठ ताप के अनुसार ही उनका रंग बदलता रहता है। जैसे लाल रंग अगर है तो उसे निम्न ताप की श्रेणी में रखा जाता है और उसका कितना ताप होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो सफ़ेद रंग होता है वो मध्यम ताप की श्रेणी में रखा जाता है। और नीला रंग मतलब उच्च तापमान। तारों का भविष्य जो है तो उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो ये तारा है तो जब तारे का हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो जाता है और जब इसका ईंधन समाप्त होने लगता है, तो जब तारे का ईंधन समाप्त होता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। मतलब ईंधन समाप्त होने के बाद जैसे तारे की अवस्था अगर हम देखें तो तारा अगर इतना बड़ा था तो जब वह लाल दानव बनेगा तो उसका आकार इससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से छोटा है तो वह श्वेत वामन होगा। मतलब ये जो तारा है, लाल दानव तारा है, लाल दानव तारे का अगर जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा है तो वह श्वेत वामन बनेगा। अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा है तो वह क्या बनेगा? श्वेत वामन तारा बनेगा। हम इसे एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं कि सबसे पहले जो तारे होते हैं तो तारे बनने के पहले वो विरल गैस के रूप में रहते हैं। फिर विरल गैसों के बाद वो निहारिका की अवस्था में आते हैं। जब वो घने बादल के रूप में आपस में संकेंद्रण कर लेते हैं तब वे निहारिका अर्थात नेबुला के रूप में आ जाते हैं। फिर जाके तारों का निर्माण होता है। तारों के अंदर प्लाज्मा होता है,
हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और तारों के अंदर जो ईंधन रहता है वो प्लाज्मा की अवस्था में रहता है। फिर इसके बाद जाके लाल दानव तारों का निर्माण होता है। लाल दानव तारों में से जब तारा लाल दानव की अवस्था में रहता है तब उसका ईंधन समाप्त होने वाला रहता है। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा है तो वह श्वेत वामन बन जाता है और श्वेत वामन ही छोटे तारे का अंतिम अवस्था होती है जिसमें कि तारा चमकता है और इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुने छोटा होता है। और जो लाल वामन अवस्था है तो वो लाल दानव तारे की सबसे अंतिम अवस्था है कि जिसमें तारा चमकना ही बंद कर देता है। लाल वामन में तारा नहीं चमकता है। श्वेत वामन में जो तारा अंतिम रूप में चमकता है उसे जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। लाल दानव तारे का द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना बड़ा है तो वह अभिनव तारा या बड़ा तारा कहलाता है। अभिनव तारा को सुपरनोवा भी कहते हैं। जो अभिनव तारा होता है इसमें कार्बन जैसे जो हल्के पदार्थ होते हैं तो वो लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगते हैं जिस कारण से ये विस्फोट करने लगता है, तो इसीलिए इसे सुपरनोवा या अभिनव तारा भी कहा जाता है। जो अभिनव तारा है उसे सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा बनता है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व जो है तो उच्च होता है और आकार छोटा होता है, अर्थात कि विस्फोट होने के बाद इसका जो है तो आकार जो है वो छोटा होता जाता है, अर्थात संकुचित होता जाता है। न्यूट्रॉन तारा जो है वो 2 अवस्थाओं में विभाजित होता है, पल्सर और क्वेसर। पल्सर तारा जो है तो वो जो है तारा तो चमकता और बुझता रहता है, तो इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। पल्सर से उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। और जो क्वेसर होता है तो क्वेसर जो है तो इसमें तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है और क्वेसर की चुंबकीय क्षमता बहुत ज़्यादा अत्यधिक उच्च होती है। इसके बाद ये ब्लैक होल बनते हैं। ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर भी कहा जाता है। कृष्ण विवर इसका घनत्व अति उच्च अवस्था में होता है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है और इसकी खोज जो है तो चंद्रशेखर ने की थी। ब्लैक होल को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जब कोई वस्तु, अर्थात जैसे यदि हम कोई कपड़ा ही लेते हैं, कपड़े को हम ऐसे इतना ज़्यादा उसको मतलब छोटे से छोटे अवस्था में गोलाकार रूप में ला देते हैं तो वो कितना अत्यधिक मात्रा में मतलब वो इतना ज़्यादा संकुचित हो जाता है कि यदि हम उससे सोचें उसमें रोशनी भी आर पार नहीं जाती है। और ब्लैक होल अत्यंत खतरनाक अवस्था में होता है। यदि कभी कोई ब्लैक होल पृथ्वी से टकराता है तो समझिए कि पृथ्वी का सर्वनाश ही निश्चित है। ब्लैक होल जो है तो इसकी चुंबकीय क्षमता इतनी अधिक होती है कि वह श्वेत वामन को और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में ही होता है। चंद्रशेखर सीमा की अगर हम परिभाषा देखें तो सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना, या कि अगर इसको पूर्ण रूप में देखें तो 1.5 गुना भी हम लोग कह सकते हैं, अर्थात 1.5 गुना। सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना द्रव्यमान को ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव के बाद यह जो है तो तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर ही निर्भर करता है। लाल दानव का आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है, इसीलिए सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा तो वह अपने समीप के 4 ग्रहों को जला के पूर्णतः नष्ट कर देगा। अब थोड़ा सा वाइट होल के बारे में भी जान लेते हैं। वाइट होल को एक परिकल्पना के रूप में माना जा सकता है, जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहे हैं। वाइट होल एक ऐसी परिकल्पना है कि ऐसा मानते हैं हम कि सभी प्रकाश बिंदुओं का स्रोत मात्र केवल एक ही है, जो कि वाइट होल है।